जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए यहां पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का अध्याय नंबर 9, जिसका नाम है बेटा क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे नंबर देके जाता है। और बच्चों अगर आपने पूरी सीरीज बहुत ध्यान से देख ली तो गारंटी दे रहा हूं आपसे जो भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा आप बड़े आराम से करके आएंगे। लेकिन इसकी खासियत यह है कि जेडबलई मेंस में और नीट में भी बेटा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से कवर करें और साथ में नोट्स प्रॉपर बनाएं। जो भी यहां पर मैं लिखा रहा हूं आप प्रॉपर तरीके से अगर लिखेंगे तो ही अध्याय आपसे अच्छे से बनेगा। दूसरी बात, इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमने बच्चों पढ़ रखे हैं जब हमने पढ़ा था क्या, कार्बनिक रसायन, जो कि मैंने आपको एक अलग से सीरीज बना करके डाल चुका हूं। चाहे अगर आप इस लेक्चर को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पहले कार्बनिक रसायन को अच्छे से पढ़ लें, ताकि बहुत सारी चीजें वहां पर इसकी आपको मिलते चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 9, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहली बात तो ये आती है, तो हमने पढ़ रखा है बेटा, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बनते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण हम लोग पहले ही कार्बनिक रसायन में पढ़ चुके हैं और इसमें बेटा समावयवता वगैरह भी हमने पहले ही अलग से पढ़ लिया है। यहां पर जो चीजें हमने वहां पढ़ चुके हैं मैं शॉर्ट में बता करके आगे बढ़ते चले जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन में हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में हमें खास तौर पर 4 पार्ट में ये चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले भाग में हम पढ़ेंगे क्या, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, एल्केन को कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने की विधियां, और बच्चों इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिर एल्कीन बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और एल्काइन में भी यही सब पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों बेंजीन के बारे में और उसकी अभिक्रियाओं के बारे में, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आसान चैप्टर है, बस एक बार अच्छे से समझ के प्रॉपर नोट्स अगर आपने बना लिए, गारंटी दे रहा हूं कोई गड़बड़ आपसे नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं पहले भाग के साथ। और पहला भाग क्या है इसका, एल्केन। एल्केन क्या होते हैं ये बात तो शायद गांव का बच्चा बच्चा जानता है। एल्केन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन या ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एकल बंध पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्केन। ठीक है ना। एल्केन को एक और नाम दिया गया है, एल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होगा एल्केन। ठीक है, पैराफिन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जो कम क्रियाशील हो, क्योंकि एल्केन बहुत कम क्रियाशील होते हैं इसीलिए इन्हें हम पैराफिन कहते हैं। तो एल्केन और पैराफिन एक ही होता है। एल्केन की खासियत क्या है कि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन परमाणुओं के बीच क्या पाया जाता है बेटा, एकल बंध पाया जाता है। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध पाया जाता है, यानी कि कहीं भी द्विबंध या त्रिबंध इनमें नहीं होगा, तो ही ये एल्केन कहलाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात, ये खुली श्रृंखला वाले होंगे। ठीक है, खुली श्रृंखला वाले हैं, खुली श्रृंखला वाले होते हैं ये। इनकी श्रृंखला हमेशा बच्चों कैसी, खुली श्रृंखला। हो सकता है शाखाओं में अलग अलग कार्बन जुड़े हो, लेकिन बंद श्रृंखला कभी ये नहीं बनाएंगे। तीसरी बात कि इनमें एल्केनों में कार्बन परमाणुओं में कौन सा संकरण होगा, क्योंकि एकल बंध पाया जाता है केवल, इसीलिए इनमें होगा बच्चों sp3 संकरण। और इनकी जो ज्यामिति होगी एल्केनों की, वह होगी क्या, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, क्योंकि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है, इसलिए इनमें sp3 संकरण और चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। फिर बच्चों अगली बात, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, ये होता है CnH2n+2। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होगा बेटा, CnH2n+2। यहां पर n एक से लेकर कितना भी अंक हम ले सकते हैं। अच्छा, खुली श्रृंखला वाले होते हैं और साथ ही साथ इन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना,
संतृप्त होते हैं, इसका मतलब कि इसमें एक भी द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बातें बेटा जो आपको पहले से भी पता थी, लेकिन एक बार मैंने शॉर्ट में बता दिया। हाँ, इसका संकरण और इसकी संरचना मैंने डिटेल में समझा रखा हूं कार्बनिक यौगिक चैप्टर में। चाहे तो आप पहले इस लेक्चर को देख लें जो आपको बेल आइकॉन में दिखाई दे रहा है, और फिर इसको कवर करें तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। शॉर्ट में मैं बताता हूं बेटा, n बराबर 1 अगर आप रखोगे तो क्या बनेगा, C1H4। देखिए n 1 रखे, और इसमें जब हम नामकरण करते हैं तो इनके नामकरण के लिए प्रत्यय क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाते हैं, है ना। ये सब आपको पहले से पता है, IUPAC नामकरण अच्छा खासा मैं सिखा चुका हूं। तो एक कार्बन है, एक कार्बन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मैथ, और इसमें एन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नाम क्या बनेगा, मैथेन। ठीक है, अगर n बराबर 2 रखेंगे तो होगा क्या, C2H6, जो कि होता क्या है, एथेन। अब एथेन C2H6 फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको ज्यादातर इस रूप में दिखाई देगा पूरे अध्याय में, CH3 बॉन्ड CH3, यानी कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस तरह से होंगे। ये होगा बच्चों एथेन। n बराबर 3 रखेंगे हम तो C3H8 हो जाएगा, और इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन में ये इस तरह से दिखेगा आपको, CH3 CH2 CH3। आगे बेटा आप जानते ही हैं, 4 कार्बन में बनेगा ब्यूटेन, 5 में पेंटेन, 6 में हेक्सेन, 7 में हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 9 में नोनेन और 10 में डेकेन। ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते बेटा तो मैं फिर से एक बार बोलूंगा, पहले आप कार्बनिक रसायन में जो मैंने इसका सारा वर्गीकरण और IUPAC नामकरण समझाया, चाहे तो एक बार उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं और एल्केनो के बारे में कुछ और बातें करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम पढ़ना चाह रहे हैं एल्केनो में समावयवता। तो जैसे बेटा हम जानते हैं समावयवता 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी क्या होती है बच्चों, त्रिविम समावयवता। तो जो संरचनात्मक समावयवता है एल्केनो में, ये केवल 2 प्रकार की पाई जाती है। वैसे तो इसके 6 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा हूं, लेकिन एल्केनो में 2 ही प्रकार की संरचनात्मक समावयवता होती है। एक होती है बच्चों श्रृंखला समावयवता, और दूसरी होती है क्या, स्थान समावयवता। इसके अलावा कोई भी संरचनात्मक समावयवता एल्केनो में नहीं पाई जाती है। जबकि त्रिविम समावयवता एक ही होती है, जो कि होती है संरूपण समावयवता, और संरूपण समावयवता का एक अलग से लेक्चर मैंने बना करके डाल रखा हूं, चाहे तो एक बार उसे आप देख लें। संरचनात्मक समावयवता में श्रृंखला और स्थान होगी, जबकि त्रिविम में केवल संरूपण, प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता इसमें नहीं पाई जाती है। संरूपण समावयवता इथेन में होती है बेटा, और हेक्सेन में, जो हमारे काम का है एथेन का है, और साथ में क्या है, साइक्लोहेक्सेन का है। और वो भी उसमें मैंने आपको बताया था शॉहॉर्स रूप होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन वगैरह सारी बातें मैंने बता रखा हूं। चाहे तो एक बार आप संरूपण समावयवता का लेक्चर कवर कर लें तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। चलिए थोड़ा सा इसकी श्रृंखला समावयवता को समझ लेते हैं हम। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास है C5H12, ये है हमारा क्या, 5 कार्बन वाला है, तो नाम होगा क्या बच्चों, पेंटेन। तो ये 5 कार्बन वाले समावयवी इसके कैसे होंगे, चलिए देखते हैं हम। समावयवता क्या होती है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो किंतु संरचना अलग अलग हो। 5 कार्बन है, तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले तो पांचों कार्बन को सीधे सीधे लिख दिया, और इसके बाद इसमें H हमें जोड़ना है, तो मैंने इसमें जोड़ा 3H, यहां पर 2H, यहां पर भी 2H, और यहां पर भी बेटा 2, और यहां पर 3H। आई होप आपको ये तो आता होगा, है ना, ये सब हमने पहले ही सीख रखा है। अब ये हो गया आपका N पेंटेन। N क्यों बोल रहे हैं बेटा हम, क्योंकि ये सीधी सीधी श्रृंखला है, इसलिए N मतलब नॉर्मल। फिर अगर इसकी हमें कौन सा श्रृंखला समावयवी बनाना है, तो इसका श्रृंखला समावयवी बनाने के लिए आप क्या करें, बाकी के कार्बन सीधे रहने दो, एक कार्बन को आप क्या कर लो बेटा, शाखा में ले जा लो। तो देखो अगर आप इसका अणुसूत्र देख रहे हो, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यहां पर भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है,
मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो बराबर है, अणुसूत्र तो समान है, किंतु इसकी मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, इसकी मुख्य श्रृंखला में बच्चों कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन, या इसका आईयूपीएसी नामकरण भी आप कर सकते हैं, साधारण नाम होगा आइसोपेंटेन, है ना। आइसो कब लगाते हैं हम, मैंने बताया हूं आपको कि जब इस तरह का समूह पाया जाएगा तो साधारण नामकरण करते समय हम आइसो लगाते हैं। तो ये होगा बच्चों आइसोपेंटेन। अगर इसका आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो क्या करेंगे आप? वही लंबी श्रृंखला का चयन करके जहां से मूलक पास पड़ेगा, ये मैथिल पास पड़ेगा, उस साइड से गिनती चालू करेंगे। 1 2 2 नंबर में है तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, और क्या होगा बच्चों? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। तो देखिए इसमें मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन थे, इसमें मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो ये दोनों एक दूसरे के श्रृंखला समव्ययी कहलाएंगे। इसी तरह से बेटा एक और बना सकता हूं मैं 5 कार्बन वाला, कि मैं 2 कार्बन को शाखाओं में लगा दूं और 3 को मुख्य श्रृंखला में रखूं। तो यहां पर देखिए इसका नाम क्या होगा बेटा? ऐसा समूह होगा एक कार्बन में 3 CH3, तो इसको हम बोलते हैं नियो, साधारण नामकरण के लिए नियो, और कुल मिला के 5 कार्बन है तो पेंटेन, नियो पेंटेन हो गया इसका क्या? साधारण नाम। जबकि इसका हम आईयूपीएसी नामकरण के लिए मुख्य श्रृंखला लेंगे, 2 नंबर में 2 बार मैथिल है तो 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन होने के कारण क्या बनेगा बच्चों? नाम प्रोपेन। तो ये हो गया। तो 1 2 3, ये 3 क्या है बच्चों? श्रृंखला समव्ययी। इसमें मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, इसकी मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, और जबकि इसकी मुख्य श्रृंखला में केवल 3 कार्बन है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे बच्चों? श्रृंखला समव्ययी। जबकि अगर मैं चाहूं तो इसमें स्थान समव्ययी भी देख सकता हूं, स्थान समाव्यवता भी देख सकता हूं। बेटा कैसे देखूंगा? चलिए देखते हैं। एल्केनो में ही स्थान समव्यवता ही होती है। जैसे मान करके चलिए मैंने एक यौगिक ये लिया, इसमें जो प्रतिस्थापी है उसका स्थान बदलेगा। स्थान समव्यवता की खासियत क्या थी? कि प्रतिस्थापी का स्थान बदल जाता है। यहां पर देखिए अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, 2 नंबर में मैथिल है तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, और श्रृंखला में बेटा 5 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या लिखे हमने? पेंटेन। तो 2 मैथिल, मैथिल पेंटेन, ये हो गया इसका क्या? आईयूपीएसी नाम। अब हम इसका स्थान समव्ययी अगर बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा? इस प्रतिस्थापी की स्थिति बदलना होगा। ये अभी कहां पर है बेटा? 2 नंबर में, इसको हम उठा के 3 नंबर में ले जा ले तो हमें इसका स्थान समव्ययी प्राप्त हो जाएगा। इसको हमने उठा के कहां ले गए? 3 नंबर में ले गए, और ये बन गया बच्चों क्या? ये बन गया 3 मैथिल, 3 मैथिल, और 5 कार्बन के कारण क्या बोलेंगे हम इसे? पेंटेन। इस प्रकार से देखिए ये है 2 मैथिल पेंटेन, ये है 3 मैथिल, ये दोनों एक दूसरे के स्थान समव्ययी, क्योंकि मैथिल का यानी प्रतिस्थापी का स्थान अलग अलग है, इसीलिए ये एक दूसरे के स्थान समव्ययी होंगे। इस प्रकार से बच्चों एल्केनो की समव्यवता समझ लेने के बाद अब हम देखते हैं एल्केनो को बनाने की विधियां। एल्केनो को अलग अलग विधियों से हम बना सकते हैं, एक एक करके सारी विधियां देखते हैं। इनमें बेटा क्या है? देखो अभिक्रियाएं 2 चीजें, एक तो समझना भी पड़ता है और साथ में याद भी करना पड़ता है। आप एक बार अच्छे ध्यान से समझिए और फिर लिख लिख के इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको ये एग्जाम में बनेंगी, है ना। तो पहला हम देख रहे हैं कि हम बनाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। असंतृप्त मतलब बेटा द्विबंध या त्रिबंध वाले से, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध वाले से कहने का मतलब है एल्कीन तथा एल्काइन से। तो पहले हम क्या करेंगे? पहला तरीका है एल्कीन, मतलब हम बना रहे हैं असंतृप्त, यानी एल्कीन या एल्काइन से बना रहे हैं ना। तो एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोजनीकरण करेंगे। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण से। तो देखते हैं बेटा कैसे ये हाइड्रोजनीकरण होगा। बहुत आसान अभिक्रियाएं हैं, इसको हम आगे चल के इसी अध्याय में एल्कीन और एल्काइन में दोबारा भी पढ़ेंगे, है ना।
तो एल्कीन जो होते हैं क्या कहते हैं, जिनमें द्विबंध होता है बेटा उनको हम एल्कीन कहते हैं। ठीक है, इनका हमें कराना है हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया है किसी प्रबल अपचायक की उपस्थिति में होती है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये बहुत अच्छे अपचायक होते, प्रबल अपचायक होते। जब भी आपको अपचयन कराना हो यानी हाइड्रोजन का योग कराना हो तो आप इनमें से किसी एक को ले सकते हैं। तीनों लिखने का मतलब ये नहीं कि तीनों को लेना है, इनमें से किसी एक को आपको लेना है। तो होगा क्या, देखिए यहां पर द्विबंध जो है बेटा ये इसका एक बंध टूटेगा, 2H है, एक H चला जाएगा यहां और एक H आ जाएगा इधर, 2H में से एक H इधर और बेटा एक H इधर। जो द्विबंध है उसमें एक बंध सिग्मा और एक पाई है, पाई कमजोर है इसलिए टूट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए CH2 था, एक H यहां से आ गया इधर तो ये हो गया बेटा क्या CH3, और साथ में जो डबल बॉन्ड था द्विबंध था वो एकल बंध हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और एक H इधर से आ जाएगा और ये हो गया CH3। तो इस प्रकार से बच्चों हाइड्रोजन की अभिक्रिया होती है और बड़े आराम से। जो एल्कीन है ये था एथीन, नाम इसका क्या होगा, 2 कार्बन है तो एथीन से ये क्या बन गया अपने पास एथेन। इस प्रकार से हम एथीन से एथेन बना सकते हैं बड़े आराम से हाइड्रोजन की अभिक्रिया द्वारा। इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, हाइड्रोजन का योग कराया हमने इसलिए इसको योगात्मक अभिक्रिया या बच्चों हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब जैसे यहां पर अभिक्रिया हुई है वैसे ही बेटा क्या होगा, अगर त्रिबंध होगा यानी एल्काइन होगा तो भी हो जाएगा काम। कैसे, चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे और यहां पर अपचायक यही रहेंगे बेटा क्या, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। तीनों नहीं बेटा, तीनों में से कोई एक लेना होता है, लेकिन लिखते जब अपन है तो तीनों को ही लिखते हैं, है ना। इनमें से कोई एक लेंगे हम तो क्या होगा, देखिए ये जो त्रिबंध है, त्रिबंध में एक है सिग्मा, दो है पाई, दो पाई है और पाई बंध तो बेटा कमजोर होता है, कमजोर होने के कारण पाई बंध टूटेगा, और जब बच्चों ये पाई बंध टूटेगा तो एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, तो होगा क्या, चलिए देखते हैं क्या बनेगा। पहले तो जो CH3 है ये तो ज्यों का त्यों है, इसके बंध बेटा 4 बने हुए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक बंध टूटा, H इधर आया और एक H इधर आया, ये C था, एक H और आ गया तो ये बन गया CH, और जो ट्रिपल बॉन्ड था बेटा वो हो गया डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, और एक H और इधर आ गया तो ये हो गया CH2। तो इस तरह से पहले देखिए ये था 3 कार्बन वाला एल्काइन, नाम क्या होगा बच्चों, प्रोप, और आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन, क्या नाम बनेगा, प्रोपाइन। जबकि ये क्या हो गया, 1 2 3 कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, द्विबंध है तो एल्कीन होगा यानी कि प्रोपीन। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड बना, लेकिन अभिक्रिया यहां नहीं रुकती, अभिक्रिया और आगे जाएगी बेटा। कब तक होगी अभिक्रिया, जब तक ये जो अपना डबल बॉन्ड है ये सिंगल ना हो जाए, मतलब ट्रिपल से पहले डबल होगा, त्रिबंध से द्विबंध और द्विबंध से फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से हाइड्रोजन से अभिक्रिया होगी वही निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की उपस्थिति में। और बच्चों बनेगा क्या, यहां पर फिर से 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक यहां आ जाएगा और एक यहां, और इनके बीच का जो द्विबंध है वो एकल बंध बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3, और प्राप्त क्या होगा बेटा आपको, प्रोपेन। तो इस तरह से देखिए आपके पास शुरू में क्या था बेटा, शुरू में तो सर मेरे पास था प्रोपाइन, पहले एक बार हाइड्रोजन का योग हुआ तो प्रोपीन बना, और एक और बार जब हाइड्रोजन का योग हुआ तो प्रोपेन बन गया। बड़ी आसान अभिक्रिया है, याद रखी जा सकती, कोई कठिन अभिक्रिया नहीं है बेटा। अब दूसरी अभिक्रिया की तरफ आते हैं हम, एल्कीन का, एल्कीन से ही बनाएंगे। एल्कीन से बनाने का दूसरा तरीका है, एल्कीन का क्या कराएंगे, हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण। तो चलिए देखते हैं ये हाइड्रोबोरोनीकरण क्या होता है बेटा, और कैसे एल्कीन से हमें एल्केन प्राप्त होगा हाइड्रोबोरोनीकरण से। पहली बात तो ये याद रखें आप, जब भी बेटा हाइड्रोबोरोनीकरण हमें कराना होगा तो हम डाइबोरेन का उपयोग करेंगे। काय का, डाइबोरेन का। डाइबोरेन क्या होता है बेटा, B2H6 को हम बोलते हैं डाइबोरेन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रासायनिक बंध अध्याय में, इसमें क्या
बनाना बॉन्ड मतलब कि बेटा केला बंध पाया जाता है, या जिसको हम सेतु बंध भी कहते हैं। BH3 ऐसा रहता है, BH3, और दूसरा भी BH3 इस तरह से रहता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर इस बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड जो है, ये जो बंध है कभी इधर जाएगा और ये बंध कभी इधर आएगा। मतलब कि ये वाला बंध इधर तो ये वाला बंध उधर, और ये वाला बंध इधर तो ये वाला बंध उधर। मतलब कि बेटा ये दोनों बंध एक साथ स्थिर नहीं रहते, ये एक दूसरे की जगह में आते जाते रहते हैं। सुनना फिर से, जब ये बंध इधर आया तो ये बंध उधर भाग जाएगा, और जब ये बंध इधर है तो ये बंध तो इधर है ही है। इस तरह से बच्चों यहां पर क्या होता है, यहां पर एक कमजोर बंध इसका और एक कमजोर बंध इसका बन जाता है, और इस तरह से इनमें होता है क्या, बनाना बॉन्ड यानी कि केला बंध। इस तरह का ये बंध होता है केले के आकार का, इसीलिए इसका नाम है केला बंध। ठीक है, तो B2H6 डाइबोरेन होता है। अभी तो काम की बात इतनी है। अब हम जब भी अभिक्रिया कराते हैं बेटा, तो B2H6 के रूप में नहीं लेते। ये B2H6 पहले टूटते हैं, इनके जो बनाना बंध है वो टूट जाते हैं, केला बंध टूट जाते हैं, और ये क्या बना लेता है, BH3। और BH3 को बेटा हम क्या बोलते हैं, बोरेन। यानी कि जब भी हमें डाइबोरेन की अभिक्रिया करानी तो डाइबोरेन नहीं लेंगे, हम लेंगे बोरेन BH3, फिर अभिक्रिया कराएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगी अभिक्रिया। हमने एक एल्कीन लिया, CH2 द्विबंध CH2। ध्यान से समझे बेटा, समझने लायक अभिक्रिया, मजा आएगा आपको। थोड़ी बड़ी अभिक्रिया लगेगी लेकिन समझ में आ गया तो फिर आसान है। अब इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं बेटा, BH3 से। तो पहले हम करा रहे हैं अभिक्रिया BH3 से, और ये जो अभिक्रिया हो रही है अलग तरह के विलायकों की उपस्थिति में होती है। इसके लिए बेटा जो विलायक लेते हैं वो होता है THF। THF मतलब है टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन। क्या नाम है बेटा, टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन, है ना, THF ही लिखा जाता है इसको। तो होगा क्या, इधर ध्यान से देखो, होगा सर ऐसा जैसा अभी मैंने बताया, ये दो बंध है, एक है सिग्मा और एक है बेटा पाई। सिग्मा तो मजबूत है, टूटेगा नहीं बेटा, लेकिन ये पाई बड़े आराम से टूट जाएगा। और जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बंध टूटेगा, तो जिन परमाणुओं के बीच के बंध टूटे हैं उन्हें नया बंध बनाने का मौका मिलेगा। देखिए बेटा केमिस्ट्री में होता क्या है, केमिस्ट्री मतलब सिंपल है, पुराने बंध टूटेंगे नए बंध बनेंगे। दुनिया में यही हो रहा है बेटा। तो यहां पर भी पुराना बंध टूटेगा, पाई बंध टूटेगा और नए सिग्मा बंध बनेंगे। तो होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखें आप, क्या बनने वाला है, CH2 बंध CH2। पहले तो मैंने इसका जो पाई बंध था यानी द्विबंध था उसमें से एक बंध तोड़ दिया। अब दोनों को एक एक नया बंध बनाना है। ये जो BH3 है बेटा, इसका एक H निकलेगा, और H निकल के मान लीजिए इससे बना लिया बंध, H यहां निकल गया, इससे एक H निकल गया। अब बचा क्या, BH2 बचा। तो BH2 दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, BH2 ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, हुआ क्या, एक H निकला इधर से इधर आया और BH2 इससे जुड़ गया। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा ऐसा लिख देते हैं बेटा, ये H इसके साथ है तो CH2 में H जोड़ दो तो क्या लिख दें अब हम इसको, CH3, ताकि ये थोड़ा सा देखने में आसान सा लगने लगे, है ना। और ये BH2 को ऐसा सीधे लिख देते हैं इधर, BH2 है वही बेटा, लिखने का तरीका था, ये भी लिखने का तरीका है। अब देखिए यहां पर बोरेन की अभिक्रिया तो हो गई सर, लेकिन अभिक्रिया अभी पूरी नहीं हुई बेटा, पूरी नहीं हुई। एल्कीन बोरेन से BH3 से कब तक अभिक्रिया करेगा, जब तक हमारा बोरोन टकला ना हो जाए। टकला ना हो जाए मतलब बोरोन के सारे H निकल ना जाए। मतलब बेटा देखो BH3 था, एक H खा गया एल्कीन ने, एक H जब इसने खाया तो बेटा BH2 बचा। अब फिर से दूसरा एल्कीन का अणु आएगा और फिर अभिक्रिया करेगा, तो हम लेंगे यहां पर दोबारा दूसरा एल्कीन का अणु। जो एल्कीन शुरू में लिए थे बेटा वही एल्कीन हमने फिर से लिए। तो अब क्या होगा सर, देखते हैं, ध्यान से समझिए इस बात को कि अब होगा क्या। होगा ऐसा कि फिर से इनके बीच में एक सिग्मा और एक पाई है, तो जो पाई बंध है बेटा वो टूटेगा। पाई बंध जब टूटेगा तो BH2 में से एक H निकलेगा इधर जाएगा, और जो BH बचेगा जाके इस कार्बन में जुड़ेगा। देखिए फिर से सुनिए, BH2 है,
इसको पहले मैं जेव करते हुए लिख रहा हूं, CH3 CH2 BH। सुनिए बेटा, हुआ क्या, ये इसका एक H निकला, इधर जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, CH3, और ये CH2, और ये जो CH2 है इसने नया बंध बोरॉन से बना लिया। तो देखिए पहले 3 H थे, फिर एक H खा गया तो 2 बचे, फिर अगली बार अभिक्रिया करके एक और H खा गया। लेकिन अभी अभिक्रिया रुकेगी नहीं बेटा, और होगी, क्यों, क्योंकि अभी बोरॉन टकला नहीं हुआ, उसमें H बचे हैं कुछ, तो एक H और बचा, इसलिए एक बार और अभिक्रिया होगी। कुल मिला के 3 H है, इसलिए 3 बार अभिक्रिया होगी और बोरॉन हमारा पूरी तरह से टकला हो जाएगा। तो बनेगा क्या बेटा, देखते हैं। जो लिखा है उसे तो हम लिखे CH3 CH2, और ये BH जो है इसका एक और H निकल गया बेटा, और एक और H निकल के इधर लग गया, तो दो, तो ये पहले से जुड़े थे सर। अब हुआ क्या, इसका BH का H निकल के इधर लग गया, और जो CH2 है वो B से जुड़ गया। तो कुल मिला के बेटा एल्कीन ने 3 बार रिएक्शन किया, और तीनों बार एक एक H निकाल निकाल के इस तरह का यौगिक बना लिया। अब ये तो हुआ पहला काम, ठीक है। अब आगे ले जाना है हमें से अभिक्रिया के लिए। अब बच्चों होगा क्या, जब आप 12वीं में पढ़ोगे ना, सेम टू सेम इसी अभिक्रिया से एल्कोहल बनाओगे। एल्कोहल कब बनेगा, जब यहां आगे स्टेप में H2O2 ले लोगे तो एल्केन बनेगा। लेकिन फिलहाल, सॉरी बेटा, एल्कोहल बनेगा, लेकिन H2O2 नहीं लेंगे, फिलहाल हम लेंगे CH3COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, एसिटिक अम्ल लेंगे। क्यों सर, क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि बेटा मुझे बनाना क्या है, यहां पर मैं बनाना चाह रहा हूं एल्केन। तो होगा क्या, ये H देगा, अम्ल है भाई, ये H प्लस देगा, तो H इसके साथ जुड़ेगा। एक बार 3 अणु लेंगे, एक H इसने दिया, तीनों अणु एक एक H इनको देंगे, और 3 क्या बन जाएंगे, CH3 बॉन्ड CH3। देखिए फिर से ध्यान से देखें बेटा, हुआ क्या, ताकि आपको समझ में आए। ये 3 है, और 3 अणु इसके भी लिए हमने, 3 अणु इसके हैं, एक अणु एक H देता है, तो 3 अणु 3 H देंगे, और 3 H जाके बेटा इससे 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 जुड़ेंगे, तो CH3 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 3 बार बन जाएगा। 3 बार ये बना, मतलब बच्चों क्या बन गया, ये एथेन। तो इस तरह से हम क्या कराते हैं, एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण कराते हैं। हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये कहां गया, तो बच्चों ये जो 3 बचे CH3COO, ये बोरोन से जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेंगे बोरोन के साथ जुड़ करके, CH3COOB, CH3COOB, और बेटा CH3COOB, बोरोन ट्राई एसीटेट बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये तो समझे हमने। अब एग्जाम में इतना सारा थोड़ी लिखा जाता है, ये तो बेटा केवल हमने समझे। अब लिखना कैसे है, इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि भाई परीक्षा में कैसे लिख के आना है मुझे। तो इस अभिक्रिया को बेटा हम सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे कितने लिए बेटा, मैंने 3 अणु लिए, और इसकी अभिक्रिया मैंने किससे करा दिया, BH3 से। किसकी उपस्थिति में, THF की उपस्थिति में। इवन बेटा ऐसा भी मत लिखो, आप तो और अच्छे से स्टाइल तरीके से, मतलब मॉडर्न जमाने के तरीके से लिखो इसको। पहले अभिक्रिया किससे कराए सर हमने, BH3 से, जहां विलायक था THF यानी टेट्रा हाइड्रोक्सीफ्यूरेन, और फिर दूसरे स्टेप में हमने कराए CH3COOH से। ठीक है ना बेटा, देखिए BH3 से और CH3COOH से, तो क्या हुआ, यहां पर जो डबल बॉन्ड था वो टूटा, सिंगल हो गया, और एक एक H दोनों कार्बन में जुड़ गए, हुआ अपचयन ही है। और इस तरह से एथीन से हमने क्या प्राप्त किया बेटा, एथेन। अब सेम टू सेम अभिक्रिया हम ऐसी 50 बना सकते हैं। देखो अगर एक अभिक्रिया आपने याद करे ना, तो सेम फॉर्मूला वाली 50 अभिक्रियाएं आप बना के लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जैसे मान लो ये इसके 3 अणु लिए, अब पहले स्टेप में किससे अभिक्रिया कराए हमने, BH3 से, किसकी उपस्थिति में बेटा, THF की उपस्थिति में। और दूसरे स्टेप में किससे कराए, CH3COOH से। तो बनेगा क्या बच्चों, जहां डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, वो टूट जाएगा, और एक एक H दोनों कार्बन में आप जोड़ दो, तो ये बन जाएगा क्या, प्रोपेन। प्रोपीन से प्रोपेन बनाने का ये तरीका है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। प्रोपीन से क्या बनाया हमने, प्रोपेन। प्रोपीन से
प्रोपेन। तो ये तरीका था। हमने देखिए क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा एल्केन बनाने की विधियां। एल्केन बनाने की विधियों में बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से यानी एल्कीन या एल्काइन से। तो पहला तरीका था हाइड्रोजनीकरण, मतलब हम निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे एल्कीन या एल्काइन की, तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएगा। फिर एल्केन का हाइड्रोबोरोनीकरण कराया हमने, यानी एल्केन की बोरेन से THF की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया और लास्ट में CH3COOH से अभिक्रिया कराया। इस तरीके से बेटा ये दो अभिक्रियाएं इसका उदाहरण है, हमें एल्कीन से एल्केन प्राप्त हो गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। और अगला तरीका है बेटा एल्किल हैलाइड से। देखिए अगला तरीका किससे बना रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड से बनाने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। पहला हम इसका अपचयन करा देंगे। दूसरा तरीका है बेटा एल्किल हैलाइड से पहले हम ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बनाएंगे और फिर ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से हम क्या बना लेंगे, एल्केन। तीसरा तरीका है वुड्स अभिक्रिया से। और बच्चों चौथा तरीका है इसी से बनाने का कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया। और पांचवा तरीका है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सारी अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम सारी अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम कराने जा रहे हैं अपचयन। सर किसका अपचयन करा रहे हैं, तो बेटा मेन हेडिंग तो यह है एल्किल हैलाइड से, यानी एल्किल हैलाइड का मैं यहां पर अपचयन कराने जा रहा हूं। एल्किल हैलाइड का क्या करा रहे हैं बेटा, हम सबसे पहले अपचयन करा रहे हैं और देखते हैं कि कैसे एल्किल हैलाइड के अपचयन से हमें एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम अपचयन कराते हैं। एल्किल हैलाइड आप समझते होगे बेटा, नहीं समझते हो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं ताकि आपको सारी अभिक्रियाएं समझ में आए। एल्किल हैलाइड मतलब कि हेलोजन, मतलब FClBrI जब कार्बन से जुड़े होते हैं तो उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड जैसे CH3Cl, ये एक एल्किल हैलाइड है। Cl है मतलब क्लोराइड है ना, या बेटा CH3Br या बच्चों CH3I, ये सब आपके एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, है ना। अब यहां पर हम क्या क्या ले सकते हैं हैलाइड में, FClBrI, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, है ना, ये ले सकते हैं। लेकिन बेटा फ्लोरो जो है, F जो है फ्लोरीन जो है, ये बहुत धमाकेदार, मतलब बहुत ज्यादा बेटा विस्फोटक अभिक्रिया करता है। इससे बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती जिससे आग वगैरह लगने का खतरा होता है, इसलिए सामान्यतः हम फ्लोरीन की अभिक्रिया नहीं कराएंगे, नहीं तो बेटा लिखते लिखते अगर आपका पेपर जल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम F की जगह Cl लेंगे, Br लेंगे या I लेंगे ज्यादातर। ठीक है, और इसको बेटा हम एल्किल हैलाइड को सामान्यतः अगर एक कॉमन फॉर्मूला एल्किल हैलाइड का कोई मुझसे पूछे तो मैं लिखूंगा RX। एल्किल हैलाइड मतलब क्या होगा बेटा, RX। R मतलब एल्किल ग्रुप, एल्किल मतलब मैथिल या बच्चों एथिल, ये है R का काम ये कर रहा है। X मतलब F ले लो आप, या बच्चों Cl ले लो या Br ले लो या I ले लो। तो जब कार्बन की श्रृंखला के साथ FClBrI में से कोई जुड़ा होगा, कार्बन की श्रृंखला के साथ, एक कार्बन, दो कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन की श्रृंखला के साथ जब हैलोजन जुड़ा होगा, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जुड़ा होगा, तो उसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड, या बच्चों इसी को IUPAC में हम हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो अपचयन कराते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है बेटा, RX ले लू मैं। इसका अपचयन मतलब बच्चों हम करा रहे हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और यहां पर जो हाइड्रोजन है हम नवजात हाइड्रोजन लेते हैं। नवजात हाइड्रोजन बेटा इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं हम डिब्बा के अंदर, ये नवजात हाइड्रोजन को बताता है। ठीक है, मतलब ये तुरंत पैदा की गई हाइड्रोजन, ये पहले से रखी नहीं है। क्यों सर, क्योंकि बेटा नवजात हाइड्रोजन की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, ये फटाक से अभिक्रिया करती है, इसलिए हम नवजात हाइड्रोजन ले रहे हैं। देखो 2H लिया और यहां पर अपचयन कर रहे हैं सर, तो बेटा यहां पर तुझे अच्छा अपचायक चाहिए, तो अच्छे अपचायक क्या ले लें, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ये ले सकते हो बेटा आप। या यहां पर जो अपचायक है आप जिंक कॉपर युग्म और साथ में एल्कोहल को भी ले सकते हो, एक एक करके मैं बताता हूं। आप क्या ले लो, निकिल ले लो बेटा, या पैलेडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो, ये अच्छे अपचायक है जिसका उपयोग अभी हमने इसके पहले भी किया था। तो इनमें से कोई भी एक को आप लेते हो तो क्या होता है बच्चों, चलिए देखते हैं। इनमें से किसी भी एक को आपने लिया तो होगा क्या, RH बन जाएगा। ठीक है बेटा,
R के साथ एक H जुड़ जाएगा और X के साथ भी एक H जुड़ जाएगा, तो HX बन जाएगा। RH मतलब क्या हुआ बेटा? एल्केन। RH का मतलब क्या हुआ बच्चों? एल्केन। तो इस तरह से हेलो एल्केन से एल्केन बन जाएगा जब हम हेलो एल्केन का अपचयन करेंगे निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल में लेके चलते हैं, फिर अगली अभिक्रिया देखेंगे। हम ऐसे नहीं बेटा कि हल्का फुल्का पढ़ के, नहीं नहीं, अपन बेटा नीट बोल रहे हैं, मतलब नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना। तो देखिए यहां पर जैसे आप ले लो CH3, X की जगह बेटा मान लो मैंने Br ले लिया, इसका अपचयन मतलब कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया मैंने कराया, इसकी उपस्थिति में बेटा निकेल ले या प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो, इनमें से तीनों को नहीं लेना है, कोई एक को लेना है, लेकिन सामान्यतः हम लिखते तीनों को ही है। अब इसमें बच्चों क्या होगा, ये RH मतलब एल्केन है, ये मैंने बता चुका हूं आपको, इसको जगह के लिए मुझे यहां लिख दे रहा हूं। RH का मतलब क्या है बेटा? एल्केन है ना। तो देखिए हुआ क्या, CH3 था, 2H है, एक H इसके साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH4, मतलब बच्चों क्या मिल गया आपको? मीथेन, और साथ में HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना। तो CH3 Br से CH4 बन गया, यानी कि मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड से मीथेन बन गया बेटा, मीथेन गैस बन गई है ना। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। और भी कुछ है क्या? चलिए देखते हैं इसमें अपन। जैसे मान करके चलिए मेरे पास है एथिल आयोडाइड, ठीक है बेटा। एथिल आयोडाइड का मैंने क्या किया? अपचयन कराया, यानी कि भाई नवजात हाइड्रोजन से भैया विक्रिया मैंने कराया। अब यहां पर मुझे अच्छा अपचायक चाहिए। अब बेटा हम निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम तो ले सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब इसकी जगह और क्या ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। तो इसकी जगह बच्चों हम ले सकते हैं जिंक कॉपर युग्म, जिंक कॉपर युग्म, और साथ में क्या रहेगा? एल्कोहल, एल्कोहल CH3OH या C2H5OH आप लिख सकते हो, ये सिंपल एल्कोहल भी लिख दोगे तो चलेगा बेटा, है ना। तो इस तरीके से अब क्या होगा, 2H है, एक H जाएगा इधर तो ये बन जाएगा क्या बेटा? CH3, और एक H जब इधर आएगा तो CH3, CH3 बॉन्ड CH3, और साथ में क्या बनेगा बेटा? साथ में बन जाएगा HI। ये बढ़िया हो गया सर, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। अब एक और तरीका है, चायक आप और कुछ भी ले सकते हो। चलिए देखते हैं और क्या ले सकते हैं हम। जैसे बच्चों मेरे पास है CH3 CH2 Cl है, इस बार इसका अपचयन मुझे कराना है, लेकिन अपचायक के रूप में मैं ले रहा हूं लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस, और साथ में बेटा यहां पर हाइड्रोजन की जगह लाल फास्फोरस के साथ हम HI लेना पसंद करते हैं। क्या लेंगे? HI, ठीक है बेटा। लाल फास्फोरस और साथ में, नहीं नहीं नहीं, यहां पर ये काम नहीं करेगा, सॉरी बेटा। ये आपको समझ में आ गया होगा इसके पहले की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जो हेलो एल्केन है उसका अपचयन यानी नवजात हाइड्रोजन से अभिक्रिया किसी अच्छे अपचायक, अच्छे अपचायक देखो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अपचायक हैं, वो तो हम 12वीं तक समझेंगे कि कितने सारे अपचायक हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी मैं मात्र दो ही बताया हूं, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम, इनमें से कोई लो, या जिंक कॉपर युग्म के साथ एल्कोहल ले लो तो आपको एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से अपचयन से हम बना सकते हैं। अब दूसरा है, किससे है बेटा? दूसरा ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से। तो चलिए बच्चों देखते हैं ग्रिग्नॉड अभिकर्मक क्या होता है और कैसे इससे एल्केन बनता है। तो सबसे पहली बात, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक क्या है? तो जब बच्चों हम हेलो एल्केन लेते हैं या एल्किल हैलाइड लेते हैं, RX मतलब एल्किल हैलाइड है ना, इसकी अभिक्रिया बेटा हमने मैग्नीशियम धातु से कराए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से जब यह अभिक्रिया करेगा तो Mg जो है R और X के बीच में घुस जाएगा बेटा, कबाब में हड्डी बन जाएगा कौन? Mg, Mg R और X के बीच में घुस जाएगा, और ये जो बनेगा बेटा ये क्या बनेगा? R मतलब एल्किल, R मतलब एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और X मतलब है बेटा हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा बच्चों यहां पर, ठीक है ना। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मुझे प्राप्त होगा। अब इस एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से मैं एल्केन बनाना चाह रहा हूं। ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है बेटा यही कहलाता है क्या?
ग्रिग्नॉड अभिकर्मक, यही है आपका ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। याद रखें बच्चों, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ग्रिग्नॉड अभिकर्मक किसे कहते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉड अभिकर्मक कहते हैं। इसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब आप इससे बनाना चाह रहे हैं बेटा एल्कोहल, सॉरी आप इससे एल्केन बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा। आप इसकी अभिक्रिया जल से करा दो तो एल्केन बन जाएगा, एल्कोहल से करा दो तो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। आपने लिया आर एम जी एक्स यानी ग्रिग्नॉड अभिकर्मक, और बच्चों इसकी अभिक्रिया जल से कराए। जल क्या होता है? H+ और OH-। ठीक है, अब कभी भी आप याद रखें, जब भी बेटा इसकी अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर लिखना ना भूले, ईथर तो यहां लिख ही ले। अब ये जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नॉड अभिकर्मक लिखा हुआ है, इसे मैं साफ कर रहा हूं बेटा, आप नोट कर लिए होंगे। तो ये होगा, देखो अभी कभी भी बेटा ग्रिग्नॉड अभिकर्मक जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये Mgx+ और R- में टूटता है। Mgx+, क्यों सर? क्योंकि Mg और X के बीच में आयनिक बंध है जो अटूट है फिलहाल, और बेटा ये दोनों अलग नहीं होते। और Mg जो है वो धातु है, धातु का काम है इलेक्ट्रॉन देके धनायन बनाना, इसलिए धन बनाती, और R में आता है ऋण। अब ये ऋण के पास धन जुड़ेगा, ऋण के पास बेटा कौन जाएगा? धन, और धन के पास कौन जाएगा बेटा? ऋण। ऋण के पास धन, धन के पास ऋण, R और H जुड़ जाएंगे, और साथ में बच्चों बन जाएगा Mgx के साथ क्या जुड़ गया? OH। तो ये बन गया बेटा RH का मतलब है एल्केन। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से हम एल्केन बना सकते हैं। देखिए पहले क्या करोगे आप? हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराओगे, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक बनेगा। फिर ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की क्रिया जल से करा के एल्केन बना लोगे। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों हम। R की जगह मान लो मैंने लिया CH3, X की जगह Br है बेटा, इसकी अभिक्रिया मैंने मैग्नीशियम से कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? शुष्क ईथर आप लिख ही ले यहां पर। तो बेटा ये बनाएगा क्या? CH3 और Br के बीच में घुस जाएगा Mg। ठीक है ना, CH3 और Br के बीच में बेटा Mg चला जाएगा। ये बन गया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि ग्रिग्नॉड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अब आपने लिया इस ग्रिग्नॉड अभिकर्मक को, और बच्चों इसकी अभिक्रिया आपने करा दी जल से। एल्कोहल से भी कराओगे तो भी एल्केन ही बनेगा, लेकिन अभी चलो बेटा 11वीं में आप लोग जल से कराओ, 12वीं में तो इस ग्रिग्नॉड अभिकर्मक को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अभी देखो क्या होगा बच्चों, ये CH3- और MgBr+, H+ जाएगा माइनस के पास, OH- जाएगा प्लस के पास। तो बता सकते हो कि बेटा क्या बनेगा? सर देखिए CH3 के पास H आया तो क्या बन गया? CH4, मीथेन बन गया बेटा, और साथ में MgBr के साथ OH जुड़ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बन गया। ये बन गया मेथेन। ये है बच्चों मेथेन, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। चलिए इसे मैं साफ कर देता हूं ताकि हम अगली अभिक्रिया समझ सकें। ठीक है, एक एक करके सारी अभिक्रियाएं देख रहे हैं बेटा, और ध्यान से आप लोग समझें, नोट भी करते जाएं। अगली है वुड्स अभिक्रिया से। वुड्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाती, 11वीं में भी और 12वीं में भी। तो क्या होगी वुड्स अभिक्रिया? चलिए देखते हैं। आपने लिया हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड यानी RH, इसकी अभिक्रिया बेटा आप कराते सोडियम धातु के साथ। किसके साथ होगी अभिक्रिया? सोडियम धातु के साथ। लेकिन आपको RX के दो अणु लेने होते हैं बेटा, RX के दो अणु यानी एल्किल हैलाइड के दो अणु लिखने हैं, और साथ ही साथ लिखने का तरीका जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखें ताकि जल्दी याद हो जाएगी ये। और साथ में सोडियम के भी दो अणु, मतलब मैं क्या कर रहा हूं? एल्किल हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया सोडियम के दो परमाणुओं से करा रहे हैं हम, और ये अभिक्रिया भी बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है सर। तो होगा क्या? देखो बच्चों क्या होगा, क्या होगा, ये 2x और 2Na अलग हो जाएंगे बेटा, ये बना लेंगे 2NaX, और यहां पर मुझे मिलेगा बच्चों क्या? RR,
आर आर मतलब भी होता है बेटा एल्केन। देखो एल्केन को हम क्या क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2। आर एच का मतलब आर बॉन्ड एच, आर बंध एच का मतलब भी एल्केन होता है, और आर आर का मतलब भी एल्केन, और आर आर डैश का मतलब भी एल्केन। ठीक है बेटा, तो ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। आर की जगह बेटा मैंने लिया एक बार CH3, एक्स की जगह लिया मैंने Cl। Na तो बेटा Na ही रहेगा, सोडियम धातु से अभिक्रिया है। एक्स की जगह लिया मैंने Cl, आर की जगह बेटा मैंने लिया CH3। और अब यहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैं करा रहा हूं ये अभिक्रिया। शुष्क ईथर, ये उदाहरण है बेटा, है ना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहा हूं, ये बच्चों एल्केन है। आर आर का मतलब क्या है, एल्केन। अब यहां बनेगा क्या सर, तो बनाना बहुत आसान है। देखो Cl, 2 Na और 2 Cl मिल जाएंगे बेटा, और बना लेंगे क्या, 2 NaCl, 2 NaCl। और बच्चों यहां पर CH3 बंध CH3 प्राप्त होगा, यानी कि एथेन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी अभिक्रिया को हमने नाम दे दिया वुड्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब इसकी खासियत क्या है कि जब सम संख्या वाले एल्केन बनाने हैं, 2 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 6 कार्बन वाले, तो ये अभिक्रिया बहुत अच्छी है। लेकिन विषम संख्या वाले एल्केन बनाना है तो ये अभिक्रिया अच्छी नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं बेटा, इस बात को भी समझते हैं। अगर विषम संख्या वाला बनाना है तो एक तरफ मुझे कार्बन की संख्या अलग लेनी पड़ेगी। मान लो बेटा यहाँ Cl की जगह मैं Br लेके बता देता हूं आपको, है ना, हालांकि अभिक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर कार्बन की संख्या अलग लेनी पड़ेगी। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं बेटा कि एक हेलो एल्केन, मतलब कि एक एल्किल हैलाइड में अगर मैंने एक कार्बन लिया तो उस साइड फिर मुझे 2 लेना पड़ेगा। कब, जब मुझे विषम संख्या वाले एल्केन बनाना हो तो मुझे बेटा यहां पर लेना पड़ेगा 2 कार्बन वाले, है ना। देखते चलो, आपको अभी लास्ट में सब समझ में जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी बेटा, और यहां पर 2 Br और 2 Na आपस में मिलेंगे, और बच्चों यहां पर बन जाएगा क्या, 2 NaBr। और यहां क्या मिलेगा, CH3 के साथ जुड़ जाएगा CH2 CH3। लेकिन बेटा ये अभिक्रिया इतनी आसानी से होगी नहीं, इसमें साथ में आपको मिलेगा CH3 CH3, मतलब कि एक H, इसका 2 कार्बन वाला एल्केन भी मिलेगा, और बच्चों एक कार्बन वाला एल्केन भी मिलेगा। मतलब यहां पर जब आप विषम संख्या वाले एल्केन बनाते हो वुड्स अभिक्रिया से, देखिए ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि वुड्स अभिक्रिया का उपयोग विषम संख्या वाले एल्केन बनाने में, विषम संख्या वाले कार्बन के एल्केन बनाने में नहीं किया जाता है। क्यों, तो आप बोलोगे क्योंकि विषम संख्या वाले एल्केन बनाने के लिए अलग अलग हेलो एल्केन लेना होता है या एल्किल हैलाइड लेना होता है, जिससे अलग अलग एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, एवं इस मिश्रण को पृथक करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए इस विधि का उपयोग केवल सम संख्या वाले एल्केनों को बनाने में किया जाता है। तो ये थी बच्चों क्या, वुड्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। आप बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो इस बात को ना भी पढ़े तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन बेटा बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल आपको पूछा जा सकता है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, समझाइए। तो आपको बनना चाहिए वुड्स अभिक्रिया क्या है। ये है वुड्स अभिक्रिया की एल्किल हैलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये लिखा हुआ है। चलिए बेटा एक और विधि देखते हैं हम, जिसका नाम है कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया। कोरे कागज नहीं बेटा, कोरे हाउस। कोरे हाउस संश्लेषण में क्या होता है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको एल्किल हैलाइड लेना है और इसकी अभिक्रिया कराना है बेटा लिथियम धातु के साथ, और यह अभिक्रिया भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती। हाँ बेटा, एल्केन बनाने की अधिकतर अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही कराई जाती है। तो आपने क्या किया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से कराए, तो यहां पर लिथियम हमने 2 लिए बेटा, तो RLi बनेगा, मतलब कि एल्किल लिथियम, और साथ में बनेगा क्या, LiX। LiX आपको ये एल्किल लिथियम मिल गया, एल्किल लिथियम प्राप्त हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, जब आपको एल्किल लिथियम मिल गया
तो आप करेंगे क्या, इस एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड CuI से कराएंगे। यहां पर हमने 2 एल्किल लिथियम के अणु लिए बेटा, तो यहां पर आपको मिलेगा क्या, यहां पर मेरे बच्चों आपको मिलेगा R2CuLi, मतलब लिथियम। यहां पर मिलेगा बच्चों आपको लिथियम कॉपर, लिथियम डाई एल्किल कॉपर, डाई R2 मतलब है डाई एल्किल, 2 एल्किल समूह वाला यौगिक बनेगा, और Cu के लिए लिखेंगे कॉपर। तो R2CuLi, या बेटा लिख सकते हैं R2LiCu, बात एक ही होगी है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। और साथ में बनेगा क्या, साथ में एक Li जाएगा और I के साथ चला जाएगा लिथियम आयोडाइड बनाने। अब बेटा लिथियम डाई एल्किल कॉपर जो मुझे मिला, लिथियम डाई एल्किल कॉपर जो मुझे मिला, इसकी अभिक्रिया किसी और एल्किल हैलाइड से मैं करा दूंगा। किसी और एल्किल हैलाइड से जब मैं कराऊंगा तो देखो क्या होगा, R' और इसमें से एक R मिल जाएंगे, मतलब क्या बनेगा बेटा, R जो कि क्या है, एल्केन है। और देखो एल्केन बन चुका है, क्या हुआ बेटा, एक R और R' आपस में मिल गए और एल्केन बना लिए। अब बेटा ये R जो बचा, एक R और बचा, और साथ में क्या है, Li, तो RLi यानी कि एल्किल लिथियम मिल गया। और देखो इस एल्किल लिथियम का उपयोग फिर से मैं यहां पर आगे कर सकता हूं, यानी कि एक बार बस एल्किल लिथियम बनाए हमने, और फिर बार बार यहीं से अपने आप मिलते जाएगा और अभिक्रिया से हम उत्पाद प्राप्त करते रहेंगे। और रही बात X की, तो ये जो X है किसके साथ चला जाएगा, ये Cu के साथ चला जाएगा और बच्चों CuX बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अभिक्रिया होगी और आपको एल्केन प्राप्त होगा हेलो एल्केन से। थोड़ी सी कठिन है बेटा, याद रखने वाली बातें ज्यादा हैं, तो इसको आप थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, बन जाएगी, है ना। चलिए अगली देखते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। और ये कहीं कुछ हद तक बेटा वुड्स अभिक्रिया से मिलती जुलती। वुड्स में हमने सोडियम से कराए थे, अब यहां पर हम कराएंगे जिंक से। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर एल्किल हैलाइड हम कोई सा भी नहीं लेंगे, एक्स की जगह आई लेना है, एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड के 2 अणु लेंगे बेटा हम, एल्किल आयोडाइड के 2 अणु लेंगे, और एल्किल आयोडाइड के 2 अणु लेंगे और अभिक्रिया कराई जाएगी, जिससे बच्चों क्या होगा, 2 Zn और 2 I मिलके बना लेंगे ZnI2, ZnI2, और साथ में बच्चों मिलेगा क्या, RR, मतलब कि एल्केन मिल जाएगा। तो ये होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सारी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एक एक करके आपको बता दिया कि कैसे आप अलग अलग अभिक्रियाओं से एल्किल हैलाइड से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड का अपचयन कराए हमने, किसकी उपस्थिति में बेटा, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम या जिंक कॉपर युग्म के साथ एल्कोहल था। फिर ग्रिग्नॉड से कराए अपन ने, पहले हमने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से कराए, जिससे हमें ग्रिग्नॉड मिला। ग्रिग्नॉड की अभिक्रिया हमने जल से कराए, तो हमको मिल गया बेटा एल्केन। फिर वुड्स अभिक्रिया, हेलो एल्केन के 2 अणुओं की अभिक्रिया 2 सोडियम के परमाणुओं से ईथर की उपस्थिति कराने में एल्केन प्राप्त होता है। कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया, इसमें हम डाई एल्किल लिथियम कॉपर से, लिथियम डाई एल्किल कॉपर से बनाते हैं क्या, हेलो एल्केन, सॉरी एल्केन बनाते हैं बेटा। और इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने ये अभिक्रिया यहां लिख रखा हूं। पहले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम से कराए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बेटा RLi मतलब एल्किल लिथियम मिल गया। एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड से कराए, तो डाई एल्किल कॉपर लिथियम मतलब लिथियम डाई एल्किल कॉपर मिल गया। अब इस डाई एल्किल कॉपर, लिथियम डाई एल्किल कॉपर की अभिक्रिया किसी और एल्किल हैलाइड से कराने में एल्केन प्राप्त हो गया। और लास्ट थी बच्चों ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, एल्किल आयोडाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया जिंक से कराने पर हमें एल्केन प्राप्त हो गया। तो चलिए फिर आगे कुछ और अभिक्रियाएं हैं बेटा, ये भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कराएंगे वी कार्बोक्सिलीकरण, मतलब सॉरी बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाने के 3 तरीके। पहला क्या है बेटा, वी कार्बोक्सिलीकरण करा दो, दूसरा है कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि, और तीसरा है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। तो एक एक करके चलिए देखते हैं क्या होगा। तो आते हैं बेटा यहां पर एक एक करके अपन देखते हैं हर एक अभिक्रिया को कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम कैसे
एल्केन प्राप्त करेंगे। पहला है वी कार्बोक्सिलीकरण। कभी भी बेटा वी कार्बोक्सिलीकरण करो, दो तीन बातें याद रखो, ये बहुत जगह पढ़ेंगे अपन, आगे 12th में भी पढ़ेंगे, कि आप सबसे पहले अभिक्रिया सोडा लाइम से कराओगे। किससे कराओगे बेटा? सोडा लाइम। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सोडा लाइम सर होता क्या है। तो मेरे बच्चों, सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, जिनमें तीन भाग होता है क्या? NaOH, और बेटा एक भाग होता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखें NaOH तथा कैल्शियम ऑक्साइड के 3:1 के मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। वी कार्बोक्सिलीकरण करना है तो कभी भी सोडा लाइम से अभिक्रिया करा दो आप। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, आई होप बेटा आप जानते होंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है COOH। ये है एसिटिक अम्ल, ये बेटा IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होगा। इसकी अभिक्रिया आपने NaOH से कराए। देखो इसमें जो सोडा लाइम है ना, सोडा लाइम में केवल NaOH रिएक्शन में जाता है, CaO की उपस्थिति रहती है ना। तो अभिक्रिया क्या होगी? ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल और क्षार एक दूसरे से निर्जलीकरण अभिक्रिया करेंगे और बनेगा क्या बेटा? CH3COONA यानी लवण तथा जल बनेगा। देखिए होगा क्या, जब भी अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का H और क्षार का OH मिलकर जल बना लेते हैं और CH3COO के साथ ये Na मिल जाएगा तो CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम एसीटेट। कैसीटेट बेटा? एसीटेट। ठीक है। फिर अब ये जो सोडियम एसीटेट मिला है आपको, इसका उपयोग करेंगे बेटा हम इस सोडियम एसीटेट CH3COO Na की अभिक्रिया फिर से हम सोडा लाइम से कराएंगे। यानी हमें अभिक्रिया दो बार नहीं कराना होता, हम तो एक बार रख देते हैं तो वो अपने आप आगे तक चली जाती है अभिक्रिया। तो होगा क्या बेटा? वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण का सिंपल मतलब आप समझ जाओ, Na2CO3 का निकलना। वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब सोडियम कार्बोनेट का निकलना। तो देखिए होगा क्या, Na2CO3 दिख रहा होगा बेटा आपको, Na2CO3 बड़े आराम से निकल जाएगा। Na2CO3 निकल गया बच्चों। अब जब Na2CO3 निकल गया सर, तो CH3 के साथ ये H मिलेगा और बना लेगा क्या? CH4। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को बच्चों हम क्या बोलेंगे? वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। पहले हम क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम से कराते हैं जिससे लवण प्राप्त होता है, सोडियम लवण, और फिर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से फिर से सोडा लाइम की अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, मीथेन प्राप्त हो गया बच्चों, है ना। लेकिन खासियत देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिए थे बेटा, इसमें कितने कार्बन थे? 2 थे सर। और जो एल्केन बना उसमें कितने कार्बन है? 1 है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण करते हैं तो बनने वाले एल्केन में कार्बन की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होती है, 1 कम होती है बेटा। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल था, एल्केन बना 1 कार्बन वाला। ठीक है। अब दूसरी है आपकी कोल्बे भाई साहब की विद्युत अपघटनी विधि। ठीक है बेटा, कोल्बे चचा की विद्युत अपघटनी विधि। तो देखते हैं कि क्या कहती है ये विधि। कुछ नहीं बेटा, इसमें और आसान काम है। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण लो। पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मतलब क्या। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है CH3COOH। H की जगह बेटा अगर Na लगा दिए तो सोडियम लवण, K लगा दिए तो पोटेशियम लवण। तो मैंने लिया बेटा क्या? CH3COONA। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। नाम क्या है बच्चों इसका? सोडियम एसीटेट। ठीक है। अब इसके हमने लिए इसको लिया। अब इसको जलीय विलयन बनाया बेटा हमने। जलीय विलयन मतलब कि पानी के साथ मिलाया हमने इसको। तो जब बच्चों पानी के साथ इसको हमने मिलाया और विद्युत धारा पास की, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की हमने, तो क्या हुआ? विद्युत अपघटनी विधि है, पक्की बात है, विद्युत तो लगेगी। ये बेटा आयनों में टूटेगा, इसका आयनीकरण होगा और ये टूटेगा CH3COO- और साथ में मिलेगा बच्चों मुझे क्या? Na+। CH3COO- और Na+ आयन मिलेंगे। देखिए जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैसे कराते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूं ताकि आपको मैं आगे की बात अच्छे से समझा सकूं। विद्युत अपघटन कराने के लिए एक बड़ा सा पात्र लेते हैं,
और उसके अंदर बेटा धातु की 2 छड़ें डुबा दी जाती हैं और इसके अंदर जिस विलयन का हमें विद्युत अपघटन कराना है, जैसे यहां पर हम मान लो सोडियम एसीटेट का कराना चाह रहे हैं, तो उसका जली विलयन इसके अंदर भर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों छड़ों को जोड़ देते हैं हम बाहर एक बैटरी से। बैटरी में बच्चों 2 रॉड होती, एक धन वाली होती है और बैटरी में एक होता है ऋण। बैटरी का ऋण जिस धातु की छड़ से जुड़ा होता है वो भी ऋण आवेशित हो जाती है और बेटा बैटरी का धन जिस छड़ से जुड़ा होता है वो रॉड धनावेशित हो जाती है। ठीक है, बैटरी का ऋण जिससे जुड़ा वो छड़ ऋणावेशित हो गई, बैटरी का धन जिससे जुड़ा वो छड़ धनावेशित हो गई। अब बच्चों होता क्या है, जैसे यहां पर हमें मिला, देखिए ध्यान से, CH3COOH से जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी टूटा, काय काय में टूटा बेटा, CH3, यहां लिखता हूं मैं थोड़ा सा ताकि आपको अच्छे से फीलिंग आ सके, समझ में आ सके। हमें मिला CH3COO- और बच्चों Na+। अब ये जो Na+ है ये ऋण वाली रॉड की तरफ भागेगा। ऋण वाली रॉड को बच्चों हम यहां कहते हैं कैथोड और धन वाली रॉड को बोलते हैं क्या, एनोड। ये आप जानते होंगे बच्चों। अब ये ऋण जो है वो धन वाली रॉड की तरफ भागेगा, देखिए धन भागेगा ऋण की तरफ, ऋण भागेगा धन की तरफ। तो होगा क्या बेटा, जब ये ऋण भागेगा धन की तरफ मतलब कहां पर, एनोड में, तो एनोड में हुआ क्या सर, एनोड में सर हुआ ये कि जो आपके CH3COO गए थे, CH3COO- गए थे, उनने वहां जाके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब इन्होंने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इनमें जो ऋण आवेश था वो हट गया। इन्होंने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो इनमें जो ऋण आवेश था वो हट गया और बना CH3COO। देखिए क्या हुआ, जो ऋण आवेश था CH3COO- इसके 2 आयन गए और बेटा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के CH3COO बना लिए। अब बच्चों जो CH3COO बचा ये कोई स्थिर यौगिक तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, 2 CO2 के अणु मुक्त करेगा। CO2 गैस के 2 अणु मुक्त होंगे और 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, यानी बेटा CH3 बंध CH3 बन जाएगा और इस प्रकार से बेटा एथेन प्राप्त हो जाएगा। जबकि कैथोड में क्या होगा, अगर मैं कैथोड के हाल देखूं तो कैथोड में कौन गया बेटा, Na+, और ये Na+ कैथोड में जाके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na बना लेगा और बढ़िया आराम से यह विक्रिया हो जाएगी। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण में के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें यहां पर मिलता है क्या, कैथोड, एनोड में मिलता है एल्केन और जबकि कैथोड में सोडियम या पोटेशियम जो भी आपने लिया वो मिलेगा। तो कुल मिला के अगर इस अभिक्रिया को लिखना हो बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिया, CH3COO लिया, कितने अणु, 2 अणु, इसका जलीय विलयन मतलब बेटा जल के साथ मिलाया और विद्युत धारा प्रवाहित किया मैंने। तो जब मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो यहां पर पहले मुझे मिला CH3 बंध CH3 यानी कि बच्चों मुझे मिला एथेन, साथ में जो Na है वो जल के OH के साथ NaOH बना लेगा। ठीक है बेटा, Na और OH मिल जाएंगे, NaOH, और साथ में बनेगी क्या, CO2 गैस, CO2 गैस, 2 CO2 भी निकल जाएंगे। ठीक है ना, CH3 बंध CH3 हो गया और NaOH हो गया बेटा। ठीक है ना, NaOH, ये हो जाएंगे कितने, 2। ये इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने क्या किया, कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि से एल्केन बना लिया। इसको बेटा आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो बेटा आप कर ले, एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर सकते हैं। अब मैं अगली विधि की तरफ आगे बढ़ता हूं। अगली विधि बेटा जो मेरे पास है वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये 12वीं में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। कार्बोनिल यौगिक मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के साथ C द्विबंध O होता है, C डबल बॉन्ड O। इस यौगिक, इस समूह को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह। और इस कार्बोनिल समूह के साथ जो भी क्रियात्मक समूह बनता है उनको हम कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। जैसे बच्चों हम देखें एल्डिहाइड RCHO, तो देखिए C द्विबंध O है, मतलब कार्बोनिल यौगिक है। इसका अपचयन कराएंगे बेटा। अपचयन मतलब कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाएगी। तो इसमें बच्चों अपचयन जब कराया जाता है तो अपचायक यहां पर याद रखने लायक है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, या हिंदी में लिख लें बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर अपचायक होगा लाल फास्फोरस, और साथ में होगा क्या, लाल फास्फोरस के साथ HI होगा, और लगभग यह अभिक्रिया 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगी। ठीक है, यहां पर देखिए होगा क्या, यहां पर बच्चों बनेगा क्या, ये बात समझने के लिए यहां थोड़ी सी जगह मैं खाली करता हूं। देखिए होगा क्या, हुआ क्या, ये आपके पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का अपचयन मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा रहे हैं आप लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो बच्चों जब यह अभिक्रिया कराई जाएगी तो RCH, दो H तो जुड़ जाएंगे इसके साथ, और दो H चले जाएंगे O के साथ। तो दो और दो टोटल बेटा 4 H लगेंगे। देखो एक बार फिर से, 4 H है, दो चले गए O के साथ, तो दो H और O मिलेंगे तो H2O बनेगा। और यहां पर सर RCH है, RCH के साथ दो H और आ गए तो RCH3, यानी कि हमें क्या मिल गया मेरे बच्चों, एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यही लो, आप यहां एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल भी ले सकते हो, कार्बोनिल यौगिक ये भी है। इसका भी हम लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में क्या कराएंगे बच्चों, अपचयन कराएंगे। लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपचयन होगा। RC के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, RC के साथ 3 H आ जाएंगे और यहां पर H2O बन जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये OH के साथ एक H लग गया, 3 H इसके साथ लग गए, और 2 H, कुल मिला के बच्चों 6 H यहां पर लग गए। इस प्रकार से आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी क्या मिल जाएगा बेटा, एल्केन मिल जाएगा, है ना। और देखते हैं हम, अगर आपके पास कीटोन रहा तो ये अभिक्रिया आप 12वीं में पढ़ोगे बेटा वैसे तो, लेकिन मैं यहीं पर हल्का फुल्का आइडिया तो दे देता हूं। इसका एक अपचयन होता है जिसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन, और जो क्लीमेंसन अपचयन है बेटा, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन होता है जिंक अमलगम, किसकी उपस्थिति में बेटा, जिंक अमलगम। अमलगम क्या होता है, जब कोई भी धातु मरकरी के साथ यानी Hg के साथ एक मिश्र धातु बनाती है, जिंक जैसे मरकरी के साथ एक मिश्र धातु बना रही है, तो इसको पढ़ेंगे जिंक अमलगम। जैसे सोडियम और मरकरी को मिलाओगे तो सोडियम अमलगम बनेगा। कोई भी धातु बेटा अमलगम बनाना है तो Hg के साथ मिला दो आप, ठीक है। तो अभी इसका अपचयन होता है और अपचयन से ये बनाएगा क्या, R, और साथ में यहां पर सांद्र HCl ले लेंगे अपन, है ना, सांद्र अम्ल, यानी हमने HCl ले लिया। तो ये होगा क्लीमेंसन अपचयन, ये बन जाएगा बेटा RCH2R- यानी कि एल्केन, और साथ में बनेगा क्या बच्चों, जल। इस तरह से यह अभिक्रिया हो जाएगी, 2 H यहां लगे, 2 H यहां लगे, यानी कि 4 H लगेंगे। तो ये होता है क्लीमेंसन अपचयन। वैसे तो 12वीं में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का फुल्का आइडिया मैंने यहां भी आपको दे दिया। अब लास्ट है बेटा यहां पर मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये अगर आती है तो पक्की बात है बोर्ड परीक्षा में ही आएगी, अदरवाइज बेटा ऐसे प्रश्न नीट वगैरह के अंदर तो बहुत रेयर चांस होता है। तो कैसे हम बनाएंगे, तो जो अभिक्रिया बेटा हमने पढ़ चुके हैं उसी का उपयोग करते हैं। मेथेन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगे CH3I, मतलब कि मैथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या होगा बेटा, मैथिल आयोडाइड, आयोडाइड। और इसका अपचयन आप कराओगे, अपचयन मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया, किसके साथ, किसकी उपस्थिति में, जिंक कॉपर का जो युग्म है, और साथ में बेटा एल्कोहल जो है इसकी उपस्थिति में कराओगे। और जब यह अभिक्रिया आप कराओगे तो एक H, 2 H लोगे, एक H चला जाएगा इसके साथ, तो ये मीथेन गैस बन जाएगी, और साथ में बच्चों I के साथ एक H चला जाएगा तो I बन जाएगा। ये बन गई आपकी मेथेन गैस।
तो देखिए इसमें क्या किया है, चित्र भी बना हुआ है। सबसे पहले इस तरह का फ्लास्क लोगे आप, फ्लास्क में जिंक कॉपर युग्म लोगे आप, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े और कॉपर लोगे बेटा। और जिंक कॉपर युग्म लेने के बाद उसके अंदर हम भर क्या देंगे बेटा, उसके अंदर हम भर देंगे मेथिल आयोडाइड। ये देखिए ऊपर से हम मेथिल आयोडाइड डाल रहे हैं, यहां पर हम ऊपर से ये मेथिल आयोडाइड डाल रहे हैं बेटा। और यहां से मेथिल आयोडाइड क्या होगा, इसकी उपस्थिति में अपचयन करेगा, और अपचयन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर बेटा हमें प्राप्त होगा मेथेन। इस मेथेन गैस को हम भेजेंगे इधर, लेकिन यहां से जो मेथेन गैस जाएगी उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत मेथिल आयोडाइड भी चल जाए। तो फिर से जिंक कॉपर युग्म के साथ जब आगे बढ़ाएंगे उसको, तो बेटा अंत में हमें मेथेन गैस मिलेगी, जिसे जल की अधोविस्थापन विधि द्वारा एकत्रित कर लेंगे। होता क्या है, देखिए मेथेन एक ज्वलनशील गैस है। मेथेन आपको पता होगा बेटा एक जहरीली गैस भी है। अगर कोई ज्यादा मात्रा में इसे सूंघ ले बेहोश हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा में सूंघ ले बेटा तो राम नाम सत्य है। लेकिन होता क्या है, मेथेन जब भी बनाते हैं तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो ये इसका क्या है, इसमें दहन भी बहुत जल्दी होता है, आग लग सकती है बेटा, बड़ी खतरनाक गैस है। ऐसा नहीं है कि आप इससे कुछ भी कर सको। तो इसीलिए जल में एक सिलेंडर डाल देते हैं उल्टा मुंह करके, और उसके द्वारा हम इसको धीरे धीरे उस सिलेंडर में इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जल की उपस्थिति में होने के कारण वहां पर आग लगने का कोई खतरा रहता ही नहीं है। इस तरीके से। या बेटा एक और तरीका है प्रयोगशाला में बनाने का, वो तरीका थोड़ा सा इस तरह का है बच्चों। वो तरीका जो है वो थोड़ा सा इस तरह का है। इसमें क्या करते हैं, जो हमने अभी अभी अभिक्रिया करे थे, सोडियम एसीटेट लेते हैं बेटा। एक परखनली में आप क्या ले लेते हो, सोडियम एसीटेट यानी CH3COO Na, और इसको सोडा लाइम के साथ, किसके साथ बच्चों, सोडा लाइम यानी NaOH और CaO के मिश्रण के साथ गर्म करते हो। तो जब बच्चों इसे हम गर्म करते हैं, ये जो त्रिभुज है ये गर्म करने का चिन्ह है। तो गर्म करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, गर्म करने पर पहले जो बनेगा बेटा देखो, ये हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3, दो Na, और ये विकार्बोक्सिलीकरण जो हमने पढ़ा वही है बेटा। कभी भी विकार्बोक्सिलीकरण मतलब Na2CO3 का निकलना, और साथ में बनेगा क्या, CH3, और होगा क्या बेटा Na2CO3, सॉरी ये निशान गड़बड़ बन गया है ना, अपन से दिख रहा होगा आपको, Na2CO3 हो ही नहीं रहा ना ऐसे में, ये O भी साथ में ले जाना पड़ेगा मुझे, तो इसको ले गया मैंने यहां। तो बच्चों अब मैं बड़े आराम से बता सकता हूं आपको कि Na2CO3 मिल जाएगा, और साथ में ये CH3 और एक H यानी कि CH4 मीथेन गैस मिल जाएगी। तो देखिए यहां पर सोडा लाइम और सोडियम एसीटेट के मिश्रण को लेते हैं, गर्म करते हैं, तो सिंपल इसको गर्म करने पर हमें मीथेन गैस प्राप्त होती, जिसे इस तरह से जल की अधोविस्थापन विधि द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। अगर बेटा यहां सोडियम एसीटेट की जगह हम मान लो यहां पर सोडियम प्रोपेनोएट ले लेते, मतलब CH3COO Na की जगह CH3CH2COO Na ले लेते, तो मीथेन की जगह इथेन प्राप्त होता, और इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते, किसकी उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में। तो देखो बेटा होता क्या, अभिक्रिया तो तब भी होती सर, बिल्कुल होती बच्चों, और होता क्या, Na2CO3 तब भी बनता, Na2CO3 तब भी बनता, विकार्बोक्सिलीकरण होता मतलब Na2CO3 बनता, और साथ में CH3 CH2 के साथ ये H जुड़ जाता, मतलब कि CH3 बॉन्ड CH3 बन जाता है, यानी एथेन बन जाता। तो मेथेन भी बना सकते हैं, एथेन भी, बस ध्यान रखना अगर मेथेन बनाना है तो एक कार्बन वाला एसीटेट लेंगे हम, यानी CH3COO लेंगे, और अगर बेटा हमें एथेन बनाना है तो यहां पर हम दो कार्बन वाला लेंगे, यानी कि CH3CH2COO Na, इसको बोलेंगे सोडियम प्रोपेनोएट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम प्रोपेनोएट। तो ये सारी विधियां थी एल्केन बनाने की, आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होंगी। फिर इसके आगे एल्केन के भौतिक और रासायनिक गुणों को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे सब कुछ बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अपनी दम लगा दीजिए।